Now see, first of all, in today's class we will study what is atmospheric diffraction और atmospheric diffraction से हमें क्या फिनोमेना डेली लाइफ में देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर काफी सारी लेयर्स होती हैं, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आपने इन सब चीजों की बात की होगी, छोटी क्लासेस में आपने इससे देखा होगा, ज्योग्राफी भी हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस से हाइट की तरफ अप्रोच करते हैं, अर्थ सरफेस से कहाँ की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ जाएंगे। एज वी गो अपवर्ड्स, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है एयर की वो डिक्रीज होती है। इस ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ डेंसिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस से जैसे मैं किसी हाइट पे जाने लगता हूँ तो मुझे अर्थ की डेंसिटी में एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है। तो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन अर्थ in density of Earth's atmosphere. ठीक है, there is a gradual decrease in density of Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही ग्रेजुअल डिक्रीज रहता है डेंसिटी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी में ग्रेजुअल डिक्रीज की वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज रहती है। देयर इज अ चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हमने देखा था एक लाइट अगर डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है या रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम जाती थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती थी, डेंसर टू रेयर मीडियम आती थी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती थी। उसी को अपन ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। ये बात अपन कहाँ कर रहे थे, रिफ्रैक्शन के अंदर किया था। उसी चीज को यहाँ पर कोरिलेट किया है। जैसे ही लाइट जो सन से आ रही है या किसी भी दूसरे स्टार से जो लाइट आ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है ऊपर, जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है ये कंटिन्यूअसली बेंड होते होते हमारी आइज तक पहुंचती है। क्यों कंटिन्यूअसली बेंड होते होते हमारी आइज तक पहुंचेगी, क्योंकि जैसे ये लाइट एटमॉस्फेयर को एंटर करी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ऊपर से नीचे आते आते चेंज होती है। तो यहाँ पर ग्रेजुअल बट वेरिंग क्या दिखता है, मुझे पाथ दिखता है, किसका, लाइट का। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर की वजह से जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से पाथ लाइट का बार बार चेंज होता रहता है। यहाँ पर पाथ कैसे चेंज होता है, देयर इज स्लाइट बेंड इन द पाथ, और रिफ्रैक्शन में भी तो यही होता था, बेंडिंग होती थी लाइट। तो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Now, due to atmospheric refraction होता क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलता है। स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार से जो लाइट आई वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में डेंसिटी के चेंज की वजह से, डेंसिटी में चेंज की वजह से वो लाइट कंटिन्यूअसली बेंड करती हुई आती है, वो लाइट कंटिन्यूअसली बेंड करती हुई आती है, और बेंड करती हुई आने के बाद मेरे आईज तक पहुंचती है। होता क्या है इसकी वजह से, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार की पोजीशन है वो थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है, अपनी जगह पे नहीं है, स्टार थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है। इस फ्लिकरिंग को ही हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है। कुलदीप जाखड़, so the first phenomena is atmospheric refraction. The light is continuously bending as it enters the atmosphere and reaching our eye. इस continuous bending की वजह से मुझे स्टार्स की जो पोजीशन है वो फ्लिकर होते हुए दिखती है, और इस फ्लिकरिंग को अपन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं, हिंदी में टिमटिमाना जिसे अपन बोला जाता है। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो। आप सभी लोगों ने इस फिनोमेना को डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है, फटाफट बताइए यस इट इज क्लियर और नॉट। Raise hand. Moving on to the next topic. Next topic is Tyndall effect.
टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें। आप लोगों के पास घर में सबके पास एनसीईआरटी है, आप उस एनसीईआरटी को खोलो, ठीक है, उस एनसीईआरटी के अंदर टिंडल इफेक्ट वाले टॉपिक पे जाओ, और टिंडल इफेक्ट वाले टॉपिक पे आपको एक ट्रीज वाला डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, खूब सारे ऐसे ट्रीज बने हुए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक ट्री, ऐसे यहाँ पर भी एक ट्री, फिर इसके पास एक और ट्री। जब अपन फॉरेस्ट में रोम करते हैं, जब अपन फॉर एग्जाम्पल सिटी के अंदर भी हैं, तो सन के पीछे होने की वजह से कभी कभार सन से आने वाली रेज जो है वो मुझे इस तरीके से आती हुई दिखती है। फॉर एग्जाम्पल एक डार्क रूम के अंदर है, और उस डार्क रूम के अंदर एक ही पर्टिकुलर खिड़की है जहां से लाइट आ सकती है, ठीक है, उस खिड़की से जब लाइट अंदर आती है तो लाइट का पाथ पूरा विजिबल होता है, ऐसा दिखता है कि पूरी लाइट देखो ऐसे पूरे पाथ में आ रही है, और अंदर जो 10 पार्टिकल्स हैं वैसे ऐसे चल रहे होते हैं। क्या ऐसा सबने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, फटाफट बताइए। क्या ऐसा आपने कभी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है जिसके अंदर आपने लाइट के पाथ को देखा है? कहां पर? एक डार्क रूम में। आप जब भी एक डार्क रूम के अंदर होते हैं और वहां पर एक सिर्फ छोटी सी विंडो है, तो जो लाइट का पाथ है वो ऐसे पूरा विजिबल होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की होने की वजह से अगर लाइट का पाथ विजिबल हो जाए, लाइट का पाथ आपको दिखने लग जाए, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट इज व्हाट? व्हेनेवर obstructions are placed in front of light, so due to these obstructions the path of light is visible to us, due to these obstructions the path of light is visible to us, और इसी को अपन टिंडल इफेक्ट कहते हैं। what is Tyndall effect? Tyndall effect is the path of light, ठीक है, due to the obstruction of light path, if the path of light is visible to us, then this particular effect is known as Tyndall effect, ठीक है। हमने क्या किया? ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल टू अस एंड दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसका बहुत अच्छा सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर एक गिवन है, जिसके अंदर ट्रीज फॉर्म है, ठीक है, ट्रीज फॉर्म है। ट्रीज के अंदर जैसे ही पीछे से लाइट आ रही होती है तो आपको इसका पूरा पाथ विजिबल होता है। अगर अपन एक डार्क रूम में बैठे हैं तो डार्क रूम में अगर एक छोटी सी खिड़की है, वहां से भी जो लाइट एंटर करती है उसका भी पूरा पाथ मुझे विजिबल होता है। तो ये जो पाथ लाइट का अगर मुझे दिख जाए, अगर लाइट के पाथ के बीच में मैंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखा है और उसकी वजह से मुझे उसकी पूरी एक जो रे है वो ऐसे दिखने लग जाए, इसी को अपन क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फटाफट हैंड रेज करके बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं। Now Tyndall effect is further observed in few cases also, और few cases के अंदर अपन Tyndall effect को देखते हैं। For example, colloidal solution. Who can tell me what is colloidal solution? Raise hands. जो बच्चा मुझे बता सकता है कि सर मुझे colloidal solution पता है, आप ऐसे हैंड रेज करके बताइए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर है, दिस इज अ बीकर। इस बीकर में मैंने कोलॉइडल सोल्यूशन प्लेस कर दिया, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन है कोलॉइड। अब देखिए इसके पार्टिकल्स जो हैं ये यहाँ पर ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे। कोलॉइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इस तरीके से सस्पेंडेड रहते हैं हर जगह। मैंने क्या किया? इसके पीछे एक टॉर्च रख दी, यहाँ पर मैंने एक टॉर्च को प्लेस किया, ऐसे टॉर्च को प्लेस किया, और टॉर्च की मदद से जैसे ही मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया इस पे, लाइट क्या करती है? सॉल्यूशन को एंटर करती है, एंड ड्यू टू द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, मुझे ये लाइट का जो पाथ है ये विजिबल होने लग जाता है, पाथ मुझे लाइट का दिखने लग जाता है। तो मैंने क्या किया? एक फ्लैश लाइट को इससे पहले रखा, ठीक है, एक लाइट को इससे पहले रखा, और लाइट के जैसे ही इंसिडेंट करवाया किस पे? कोलॉइडल सॉल्यूशन पे, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पर मुझे लाइट का पाथ क्या होने लग जाता है? विजिबल। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आल्सो shows which type of effect? Tyndall effect. Tyndall effect क्या है? Due to the presence of obstructions, due to the presence of objects in the path of light, the path of light is visible to us, and that is what Tyndall effect. सिंपल सा चीज है, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान थी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज स्कैटरिंग। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे लाइट रे एंटर करती है एटमॉस्फेयर को, सन से लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट एमिट हो रही है, एमिट होने के बाद इट इज ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है। लाइट जैसी अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में खूब सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, खूब सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब लाइट आई, एक गैस मॉलिक्यूल उसके लाइट के पास में आया, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। फिर दूसरा गैस मॉलिक्यूल लाइट के पास में आया, लाइट ने अपना फिर से पाथ चेंज कर लिया। अब लाइट जैसे ही एंटर करे एटमॉस्फेयर को और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर बिखर जाए, ऐसे स्कैटर हो जाए ड्यू टू द कोलिजन विद द पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि जो लाइट है एक पर्टिकुलर वेव है, ठीक है, हमने ऑप्टिक्स चैप्टर की शुरुआत में इस चीज की डिस्कशन किया। लेकिन बेसिकली लाइट शोज डुअल नेचर। लाइट कैसा नेचर शो करती है? लाइट डुअल नेचर शो करती है। दैट मीन्स लाइट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। इसीलिए लाइट को अपन डुअल नेचर की कैटेगरी में डालते हैं। लाइट इज एग्जिबिटिंग बोथ द नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। So when light ray enters the Earth's atmosphere, due to the presence of atmosphere, due to the presence of so many molecules, gas molecules, the path of light changes. लाइट टकरा के अपने पाथ को चेंज कर, फिर टकराई दूसरे मॉलिक्यूल से, पाथ को चेंज कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो गई। लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होने को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस कलर की होती है? तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है, which is known as Rayleigh प्रिंसिपल। Rayleigh प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस Rayleigh प्रिंसिपल, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा उस कलर की होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा रहती है, स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है वॉयलेट की। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होगी? वॉयलेट की। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग हमें किसकी देखने को मिलती है? वॉयलेट की देखने को मिलती है। मैक्सिमम स्कैटरिंग हमें देखने को मिली वॉयलेट की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेली प्रिंसिपल, वेवलेंथ जिसकी कम होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग वहां देखने को मिलेगी, और जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी उतना ही मुझे कलर स्काई का देखने को मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। लेकिन फिर भी हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? स्काई के ब्लू दिखने का रीजन है, पहली बात तो स्कैटरिंग ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, दैट मींस वॉयलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। लेकिन हमारे स्काई ब्लू इसलिए दिखता है बिकॉज आवर आईज आर सेंसिटिव टू ब्लू कलर। हमारी आईज ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए रादर देन वॉयलेट कलर, ठीक है, इसलिए हमारी आईज को जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। अब अगर स्काई ब्लू है, वाटर जो नीचे है, वाटर इज कलरलेस। वाटर क्या करता है? जो स्काई ऊपर है उसी के कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसीलिए हमें जो वाटर है वो भी ब्लू दिखता है, ठीक है। इसी से आपके गाने आता है ब्लू है पानी, लेकिन एक्चुअली में पानी जो है वो कलरलेस है। पानी कैसा है? कलरलेस। वाटर इज कलरलेस, इट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग द स्काई। स्काई क्यों ब्लू दिखता है? बिकॉज ऑफ रेली प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात? स्काई क्यों ब्लू दिखता है? बिकॉज ऑफ रेली प्रिंसिपल। और रेली प्रिंसिपल अपन को क्या कहता है कि वेवलेंथ जो है जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा। सबसे कम वेवलेंथ थी उसकी वॉयलेट की, लेकिन हमें स्काई वॉयलेट तो दिखता नहीं, क्या दिखता है? ब्लू, बिकॉज आवर आईज आर सेंसिटिव टू ब्लू कलर। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? This Rayleigh principle is not in your NCERT, ठीक है, लेकिन बता दिया है मैंने आपको फिर भी। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए, तो व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग प्रिंसिपल।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से स्काई जो है वो हमें ब्लू दिखता है। बट एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे हमें स्काई तो रेड दिखता है। ठीक है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें स्काई जो है वो तो कैसा दिखता है, रेड, लाल कलर का स्काई दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है उसकी भी बात करते हैं, ये ध्यान से देखिए। एट द टाइम ऑफ, ऐसा ना बना करके इसको थोड़ा चेंज करते हैं डायग्राम में। एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, देखिए सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होगा, दिस इज द होराइजन, दिस इज द होराइजन, ये मेरे पास होराइजन है। ठीक है, दिस इज द अर्थ। एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज the sun is at the position of the horizon. Horizon क्या है, the point where the sky and the land meet. ठीक है, जहां पर लैंड और स्काई मीट कर जाए, मिल जाए, उसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, होराइजन। ठीक है, तो वो पॉइंट को अपन ने होराइजन कहा। अब जब सनसेट और सनराइज की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जो सन है वो एकदम होराइजन के पास होता है, एंड ड्यूरिंग सनसेट इट इज बिलो दी होराइजन, और सनराइज के टाइम पे भी वो होराइजन के नीचे ही होता है। तो सन की बात करें तो इट इज बिलो द होराइजन ड्यूरिंग सनसेट ऑन ऑल्सो एंड सनराइज ऑल्सो। सनराइज के टाइम पे वो होराइजन से नीचे से ऊपर आ रहा होता है, और सनसेट के टाइम पे वो होराइजन के नीचे जा रहा होता है। आपने देखा है इस तरीके से। चलिए, होता क्या है, when the sun is crossing the horizon, the distance of sun from the earth is maximum। ठीक है, उस टाइम पे डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है, लाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है ना। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू रेली प्रिंसिपल सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होनी चाहिए ब्लू कलर की, वॉयलेट कलर की, और हमें स्काई वॉयलेट या फिर ब्लू दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब सनसेट या सनराइज का टाइम होता है तो स्काई हमें रेड इसलिए दिखता है बिकॉज स्कैटरिंग तो किसकी हुई, ब्लू कलर की। लेकिन ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, दी वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वेवलेंथ है। तो वो ट्रैवल करके होराइजन के ऊपर नहीं आ पाती, तो वो ट्रैवल करके होराइजन के ऊपर नहीं आ पाती है। और होराइजन के ऊपर कौन सा कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, बिकॉज रेड कलर इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। रेड कलर इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इट कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेज। रेड कलर जो है वो लार्ज डिस्टेंसेज ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू कलर की ही होती है, लेकिन क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो ये होराइजन के ऊपर नहीं आ पाती। और होराइजन के ऊपर कौन आ जाता है, और होराइजन के ऊपर कौन आ जाता है, होराइजन के ऊपर आ जाता है हमारा रेड कलर, बिकॉज दी रेड कलर इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेस। इसीलिए जितने भी हमारे वार्निंग साइंस होते हैं, आपने देखा होगा जब भी हाईवेज वगैरह पे आप चलते हो, कोई भी वार्निंग साइन होता है सामने, अगर मान लो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, आपके पास रोड के साइड में वार्निंग साइन लगे होते हैं, वो सारे रेड कलर में होते हैं। आपने जब भी देखा होगा डेंजर का साइन जो होता है, किसी भी चीज का साइन अगर वार्निंग है, एम्बुलेंस का साइन भी अपन रेड कलर से लिखते हैं। ठीक है, वाई एवरीथिंग इज वाई, जब भी कोई इंफॉर्मेशन वाला साइन होता है तो रेड से इसलिए लिखा जाता है ताकि वो दूर से भी हमें दिख जाए। ठीक है, बिकॉज रेड इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड रेड कलर बहुत दूर से भी हमें दिख सकता है। इसीलिए हम सारे वार्निंग साइंस को, इंफॉर्मेटरी साइंस को रेड कलर से बनाते हैं। एंड यही रीजन है वाई सबसे ज्यादा सनसेट और सनराइज को मुझे रेड कलर देखने को मिलता है। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू कलर की होती है, लेकिन होराइजन के ऊपर मुझे कौन सा कलर दिखता है, रेड, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेवलेंथ। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि पास। हमने देखा कि भाई स्काई ब्लू क्यों दिखता है, पानी ब्लू क्यों है। ठीक है, हमने देखा सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड कलर क्यों दिखता है स्काई का। अब हम देखते हैं क्लाउड व्हाइट क्यों दिखते हैं, क्लाउड जो है वो व्हाइट क्यों दिखते हैं। क्लाउड्स के व्हाइट का रीजन ये है, व्हेन दी
साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जब भी किसी भी पार्टिकल साइज की बात करूं, अब क्लाउड के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स का जो साइज है दैट इज कंपैरेटिवली टू दी साइज ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो भी हमारी वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, और जो साइज ऑफ वाटर वेपर्स हैं अगर वो सिमिलर से दिखे, आसपास दिखे एक दूसरे के, उनका मेजरमेंट एक दूसरे के बहुत करीब दिखे, तो सारे कलर्स की स्कैटरिंग इक्वली हो जाती है। ठीक है, व्हेन पार्टिकल साइज इज सिमिलर टू वेवलेंथ, then all colors are scattered equally। अगर जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज सबके सिमिलर हो जाए वेवलेंथ के, तब सारे ही सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो जाएंगे। और अगर सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो गए तो हमें जो कलर दिखेगा दैट कलर विल बी व्हाइट, और यही कलर इसका रहता है क्लाउड्स का। तो हमने तीन चीजें देखी, स्काई का ब्लू होना, पानी का ब्लू होना, और उसके बाद अपन ने देखा सनसेट और सनराइज के रेड कलर दिखना। चौथी चीज जो अपन ने देखी है वो क्या है, चौथी चीज जो अपन ने देखी है दैट इज व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। और ये कब देखने को मिलता है, जब पार्टिकल साइज इज सिमिलर टू वेवलेंथ, देन ऑल द कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। अब पार्टिकल साइज यहाँ पर किसका होगा, तो पार्टिकल साइज हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर वेपर की, वाटर। So we are talking about water vapor in this particular case. यहाँ पर अपना होता है scattering principle complete. Now let us talk about the final delayed sunset and early sunrise. इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सनसेट और सनराइज के टाइम पे अगर देखा जाए तो दिस इज दी होराइजन, ये मैंने बनाया अपना होराइजन। और सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन है वो होराइजन के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो सनसेट हो चुका है, दैट मीन जो सन है वो होराइजन के नीचे जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्थ का एटमॉस्फेयर भी जाएगा, ये लो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बना दो। अब जब ये लाइट आई सन से, ये सन से लाइट एटमॉस्फेयर को एंटर करेगी तो ये इस तरीके से बेंडिंग जो करते करते ऑब्जर्वर के आई तक यहाँ पहुंची। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइट है ये कंटिन्यूअसली बेंड करती हुई कंटिन्यूअसली किसके पास पहुंचती है, ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचती है। एंड दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो पर्टिकुलर लाइट है वो कंटिन्यूअसली बेंड करती हुई किसके पास पहुंची, ऑब्जर्वर तक पहुंची। अब इस लाइट की वजह से जो अपरेंट इमेज ऑफ सन है वो मुझे होराइजन के ऊपर दिखती है। इसका मतलब एक्चुअली में सन तो होराइजन के नीचे जा चुका है, लेकिन उससे आने वाली जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली बेंड हो रही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसकी जो अपरेंट इमेज है, अपरेंट पोजीशन या फिर इमेज कहाँ दिख रही है मुझे, above the horizon दिख रही है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा सिलसिला 2 मिनट तक चलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के टाइम से हमारा जो सनसेट है ये डिले हो जाता है। मतलब एक्चुअली में तो सन जा चुका है होराइजन के नीचे, लेकिन फिर भी मुझे उसकी इमेज ऊपर दिख रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई जो यहाँ से लाइट आई है कंटिन्यूसली बेंड होती हुई आई हमारी आंखों तक, और अपरेंट इमेज कहाँ बनाई उसने, ऊपर कहीं पे बनाई। सनसेट के टाइम पे ऐसा हो रहा है तो सनराइज के टाइम पे भी ऐसा ही होगा। सनराइज के टाइम पे होराइजन के नीचे है सन, लेकिन जो उसकी लाइट है वो पहले ही आ गई। लाइट पहले आने के कारण उसकी इमेज मुझे पहले दिख जाती है सन की होराइजन के ऊपर, लेकिन सन एक्चुअली में अभी भी होराइजन के नीचे ही रहता है। और ये सिलसिला 2 मिनट के करीब चलता है। और इसी को अपन फाइनल टॉपिक डिलेड सनसेट और अर्ली सनराइज कहते हैं। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो फटाफट आंसर करके बताइए।